कुछ मुमकिन है अगर तुझ में है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर यानी एलोक्वेंट पोएट। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और अंदाज बयां, स्टाइल ऑफ नरेशन। मिर्जा असदुल्ला बेग खां उर्फ गालिब, अजीम शायर, सबसे ज्यादा सुनने और सुनाए जाने वाले अशार पे खालिक, क्रिएटर, अक़वाम आलम के लिए उर्दू की सबसे बड़ी आवाज। शूरा आफाक, फेमस इन ऑल होराइजन्स, गालिब और असद तखल्लुस से लिखने वाले मुगलिया वक्त के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर और फारसी शायरी की रवानी और तगज़्ज़ुल को एक हिंदुस्तानी जबान में मक़बूल कराने वाले कमाल के शायर। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद खार होता। मसाइल तसव्वुफ यानी इशूज ऑफ मिस्टिसिज्म, सूफीज्म। अब बड़प्पन का मजा देखिए कि शराब दोषी की वजह से उन्होंने खुद को वली, वली यानी एक पहुंचा हुआ सेंट नहीं माना, जबकि जहां तक उर्दू अदब या उससे भी अव्वल जिंदगी और शायरी का ताल्लुक है, गालिब से बड़ा कोई अदबी वली हुआ नहीं। वो ताअबद अदबी वली रहेंगे, ए ग्रेट सोल ऑफ पोइट्री फॉर इटर्निटी। और उनका मुकाबला अगर किसी से हो सकता है तो मेरे नजदीक तो फकत शेक्सपियर से, जो कि शायद दुनिया के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पोएट माने गए। तो नाजरीन, चूंकि नाउमीदी के सहाब छट चुके लगते हैं और माहौल बहुत कुछ खुशगवार हुआ चाहता है, पब्लिक कैफे में आज फिर अपनी अज़्र रवायत पर वापस खुशामदीद, स्वागत है। मैं हूं सुधांशु मणि। नमस्कार, आदाब। और बिना वक्त जाया किए आइए मिलें चाचा गालिब के की शायरी पे गुफ्तगू करने को आपसे मुखातिब हैं कुछ जबरदस्त शख्सियात। सबसे पहले इंदौर से सुहास मूले साहब, इंश्योरेंस सेक्टर में रहे, अब उर्दू शायरी के मुरीद और इसमें मशहूर मूले साहब। नासिक से डॉक्टर रविंद्र शिवडे, वन ऑफ द फाइनेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ द सिटी, लेकिन उर्दू पोइट्री के स्कॉलर। और होशियारपुर पंजाब से जनाब KPS गंग, पहले CBI में रहे, अब उर्दू और पर्शियन की खिदमत में मोहम्मद। तशरीह और तफसील होगी। हजरात, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरात, इससे पहले कि अपनी ये सराहत शुरू करें, मैं पहले कुछ बाजीचा या अतफाल कर लूं, थोड़ा बच्चों का खेल। और बच्चों का खेल ये है कि पहले तो जिन गालिब की 4 गजल चूज किए हैं अपने एक मित्र जनाब सैयद कबीर अहमद साहब की मदद से, वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। तो एक तो ये है, और है ये, नुक्ताची है गमे दिल, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। और जो बच्चों का खेल मैं कह रहा था, ये 4 पर्चियां मैंने बनाई हैं, ये आपको दिखा दूं यहाँ। और ये चारों गजल इसमें लिखी हैं, हम एक एक करके इसको उठाएंगे। और सबसे पहले मूले साहब, आपके लिए कोई एक पर्ची उठाना चाहता हूँ जी। तो इनमें से देखिए आपके हाथ कौन सी लगती है।
हाँ, गालिब तो गालिब है साहब, जो पर्ची उठाएंगे सब तरफ गालिब छाए हुए हैं। गालिब का हस्ताक्षर हर गजल पे लिखे हुए हैं। जी, तो आपके हिस्से मूले साहब आई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। बहुत तो बेटा, तो बहुत। आप कहिए तो मैं फिर से स्क्रीन पे वो गजल दिखा दूं, जिससे आप कोई 3 शेर चूज करें, या आपको अगर याद हो नहीं तो नहीं ऐसी। नहीं नहीं जी नहीं साहब। जी, चलें हाँ मूले साहब। हाँ साहब, हाँ। पहले तो गालिब की महफिल में सभी यार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशनुमा माहौल है। और गालिब की जिस गजल के ऊपर आज हम बात करेंगे वाले हैं, उस गजल का पहले मूड के बारे में कुछ बात करूंगा जी कि ये गालिब ने जिस उम्र के जिस पड़ाव को ध्यान में रखते हुए ये गजल लिखी है, वो उम्र का वो पड़ाव है कि एक माशूक, एक इंसान अपनी जिंदगी की दहलीज पार कर चुका है। बुढ़ापा उस पर हावी होने की सोच रहा है। जिंदगी की नाकामियां, जिंदगी की जो कश्मकश थी, उसने उसे कुछ थका दिया है। जिंदगी के मायने कुछ समझ चुका है। कुछ उम्मीदें टूट चुकी है, लेकिन उम्मीदों की कुछ फसलें अभी भी लहरा रही है। तो गजल का ये मूड है, वाह, ताकि ये जो मतलब इस मूड को समझ सकते हुए हम वो आदमी की मानसिकता समझे। वो आदमी जिंदगी की तरफ देखकर कुछ अशार बयान कर रहा है, और वो अशार का मैं पहला शेर उठाऊंगा उसका। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यहाँ पर आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह से मतलब दिल की ख्वाहिश है, माशूका के लिए दिल से निकली आवाज है, या कोई सी अनफुलफिल्ड डिजायर है जिसके लिए जिंदगी जिंदगी भटकती रही है। वो ये कह रहा था कि जो कोई भी हमारी जो चेंज डिजायर रहती है, डिजायर को पाने के लिए, माशूका को पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यदि हमने कुछ किसी ख्वाहिश की तमन्ना करी और उस ख्वाहिश तमन्ना जल्दी पूरी हो जाती है, उसकी खुशी लंबी नहीं चलती है। असली ख्वाहिश वह है जिसके लिए आदमी इंतजार की एक लंबी डगर पार करता है। माशूका को माशूका के लिए लंबा इंतजार करता है। उस आह को असर होने के लिए एक लंबा समय लगता है। एक बात यह भी आ जाती है कि जब कोई आशिक अपनी माशूका के लिए प्यार की बातें करता है, जरूरी नहीं कि माशूका एक बार में उसकी हाँ में हाँ मिला दे, या उसके प्यार के प्रस्ताव को एक ही बार में कर दे। उसके लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है। और गालिब साहब यहाँ पर उस माशूक को धीरज दे रहे हैं। आह को चाहिए कि उम्र असर होने तक, यदि तेरी माशूका नजर इनायत अभी नहीं कर रही है तो और इंतजार कर, और इंतजार कर, इंतजार का अपना मजा उठा। वाह वाह। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा पेसिमिज्म की बात कर रहे हैं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। यहाँ पर मैं ये दो बातें करूंगा। यहाँ की जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी, कई बार जिंदगी में आदमी काफी जद्दोजहद के बाद, काफी कुछ कोशिशों के बाद भी हार सा जाता है। वो जो चीज उसने चाही थी, जो माशूका का हाथ उसने चाहा था, वो उसके पास नहीं आ पाता है। इसलिए यहाँ पर आशिक को ये धीरे धीरे खौफ उस पर हावी होने लग जाता है कि मैं शायद उस समय तक नहीं जी पाऊंगा जब मेरा हाथ तेरी जुल्फ तक जा सके, या मैं तुझसे अपने आप ला सकूं, मैं तुझे अपनी बना सकूं। यहाँ पर रोमांटिक के अलावा दूसरी अगर हम बातें करेंगे तो गालिब के लाइफ जिंदगी के अंदर भी कई ऐसी खुशियां थी जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसते रहे। प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था रॉयल कोर्ट के अंदर। समाज में उनकी गालिब को गालिब नहीं समझा था, गालिब महान थे। वो ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस समय लोग मुझे असली गालिब को पहचाने, मेरे शेरों को वो तवज्जो मिले जिसकी वो हकदार है, लेकिन तब तक हो सकता है मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वाह, वाह ये बात है, ये हम लोगों की जिंदगी के अंदर क्या हो सकता है। अब मैं दूसरे शेर पढ़ता हूँ, दूसरी शेर की तरफ। सर दूसरे शेर भी कुछ इसी तर्ज के ऊपर है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह बहुत साफ, बहुत गहरा शेर है। यहाँ पर आप एक बात कही है, हम ये वो मकाम है
कि जहां गालिब को अपने माशूका की तरफ से नजर इनायत नहीं हो रही है, माशूका उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गालिब साहब ये नहीं कह रहे हैं कि माशूका मेरी तरफ से रूठी हुई है या मुझे निगलेक्ट कर रही है, जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है। वो उल्टा यही कह रहा है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हमको पता है कि तुम मेरी तरफ से नजर इनायत दूर नहीं हटा सकोगे, तुम मेरे तरफ आओगी ही आओगी, बस बात केवल इसी बात की है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब यहाँ पर एक बात करूंगा, यहाँ पर एक लफ्ज है खाक हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। गालिब साहब कह सकते थे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा देखो साहब, खाक होने और खत्म होने में फर्क है। जब कोई चीज खाक होती है ना साहब, वो धीरे 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 शनै शनै दिन ब दिन खाक होती है, खत्म होने का सिलसिला एकदम हो जाता है। गालिब साहब भी उसी बात के मुरीद है कि मैं माशूक, जो मेरी जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, मैं तुझे पाने के लिए खाक हो जाऊंगा, इतना इंतजार करूंगा, इतना इंतजार करूंगा कि धीरे 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 मेरे में से जान जो है ना, मैं जान जाती हुई देखूंगा। और एक तरीके से फिर उसे कह रहे हैं कि उसे यकीन दिलवा रहा है कि मुझे ये यकीन है, मेरी माशूका, मेरी डिजायर, कि तू मेरी तरफ से ध्यान नहीं हटाएगी। नजर इनायत आज नहीं तो कल होना ही है, बस नजर इनायत तब हो जाए कि मैं खाक हो जाऊं, मैं अपने आप को भूल जाऊं, उसके पहले बस तू आ जा। वाह वाह साहब शुक्रिया शुक्रिया। अब जो गजल का आखिरी शेर है साहब, वो सुनिए आप। गमे हस्ती का असर किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने का। वाह। गालिब साहब की जिंदगी फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां, फेल्यूर, फेथलेसनेस से सब भरी हुई थी। उनके हर शेर में कमोबेश के अंदर ये बात कहीं ना कहीं झलक जाती है। एक उनका उम्दा शेर पढ़ूंगा यहाँ पर, कैदे हयात बंद गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ये कमोबेश साहब हम हर आदमी की जिंदगी की कहानी है। हर आदमी जिंदगी में अपने आप में गमों से, परेशानियों से घिरा हुआ है, और इसकी कोई कुंजी नहीं है, कोई चाबी नहीं है साहब। इसका कोई आदमी को कोई सिला नहीं मिलता है, यह कैसे कैसे छूटा जाए, इसका कोई रास्ता नहीं है। उसी बात को यहाँ पे दे रहा है। मेरी जो गमे हस्ती है, मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो जिंदगी जो गम से सरोबार हो चुकी है, इससे जुज़मर का इलाज, थोड़ा सा भी इलाज किसके पास है? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो गालिब साहब खुद ही गम के मुरीद थे। उनको जिंदा रखा गम ने, उन्होंने अपने दिल में गम पाला, और ये जो गम ही था जिसकी वजह से इतने खूबसूरत अशार आज वो लिख पाए। वो यही बात कह रहे हैं, गमे हस्ती का असर किससे दुर्मर का इलाज, लेकिन बात ये कहते चल रहा है, ऑप्टिमिज्म का हाइट देखिए आप। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा से आप मान सकते हैं, एक जो माशूका भी कह सकते हैं, एक हमारी अपनी जिंदगी भी कह सकते हैं। शम्मा अकेले में अपने दुख बिना किसी को बताए, रात के अलग अलग पहरों में, अलग अलग समय के अंदर चुपचाप रोती रहती है और अपनी जिंदगी पूरी करती रहती है। जिंदगी से बाज नहीं आती हो जब तक कि सहर नहीं हो जाए। गालिब साहब यही कह रहे हैं कि हमें भी वही करना है। जब तक सहर नहीं होती, जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं आ जाता, हमें हर रंग में जिंदगी जीना ही है। शिवड़े साहब, मैं आपकी तरफ से कहूंगा, फूला देशपांडे को आप जानते होंगे। फूला देशपांडे का एक कोटेशन पढ़ूंगा यहाँ पे, हिंदी में पढ़ूंगा यहाँ पर, कि जब तक जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर हमें ले जाने वाली गाड़ी जब तक स्टेशन पर नहीं लगती है, हमें प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के लिए पेशेंटली वेट करना ही चाहिए। वाह वाह वाह, क्या खूब। साहब धन्यवाद, आपके लिए पेश था ये। कुल मिला के बात है जनाब कि जिंदगी तो जो है हमें जीना ही है। बहुत गहरा शेर है और वैसा गजल काफी पुरानी है। बाकी आज के समय में भी जिंदगी के हर आदमी के, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर आदमी के जिंदगी पे ये शेर उसी तरीके से लागू होता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में परेशान है, लेकिन अपने मकसद को लेके हमें जीते चलना है, हारना नहीं है। क्या बात। गमे हस्ती का असर किससे हो दुर्मर का इलाज,
शम्मा हर रंग में जलती है शहर होने तक, गालिब का रंग हर शहर तक होने चलता चले साहब। जी। तो मूले साहब, अब आपने इतना बेशकीमती बयान किया है कि मन कर रहा है बेदी साहब से बोलें कि आपके बयान का इंश्योरेंस करा दें। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और एक बार आपने कही अभी हाँ, कि बहुत पुरानी गजल है, तो ये गालिब और शेक्सपियर, ये दो नाम आते हैं, इनकी कोई भी चीज पुरानी नहीं। अरे अब जी आप- बिल्कुल, जी पहले लाफानी। जी पहले शेक्सपियर की बात कर लूं। 400 से ज्यादा साल हो गए हैं, उन्होंने क्या क्या लिख दिया उसमें। आज 2-3 हजार फ्रेजेस बने हुए हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाइल्ड गूस चेज, नाइदर हियर नॉर देयर, आर्ट ऑफ गोल्ड, ऑल ऑफ अ सडन। और अब हम लोगों को पता भी नहीं रहता कि ये शेक्सपियर साहब कहें। तो मैंने एक बार सोचा कि गालिब का भी इसी तरह की कोई खोज की जाए, तो ठीक वैसा तो नहीं मिला, लेकिन एक बात नजर आई कि उनके ये जो अशार हैं, इनके गहरे मतलब तो मूले साहब ने सुनाए, लेकिन ये लोगों की जबान पे है और हल्के मतलब में इनको यूज करने का अलग मजा है। अब जैसे आप कहीं भी, अब आशिकी में हो या किसी भी काम में, अगर पेशेंस की जरूरत है, लेकिन आप की डिजायर जो है वो बेकरार हो रही है, बेताब हो रही है, तो वहां फिर बैठता है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करो रंग करो जिगर होने होते जिगर तक। होते तक। वाह, और या वो शेर जो अभी मूले साहब ने समझाया, ये आप किसी पे भी इन जेस्ट मजाक के तौर पे बोल सकते हैं। कोई अगर आपका काम नहीं कर रहा हो, देर कर रहा हो काम करने में, कहता है करूंगा, कर नहीं रहा है, तो आप कहिए कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हो जाएंगे हम, बहुत खूब, बहुत खूब, उनको बहुत खबर खूब, होने बहुत तक। खूब, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो शिवड़े साहब, अब आपकी पर्ची निकालते हैं। जरूर। जी। वाह। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की मर्ज की दवा क्या है। तो वाह मैं आपको वाह चाहिए तो वाह, स्क्रीन पे गजल दिखा दूं एक बार, वरना मेरे ख्याल से आपको याद ही होगी। जी जरूर। बहुत मशहूर गजल है जी। और कई गुलकारों ने अपने खूबसूरत अंदाज में इसे पेश भी किया है। तो लगभग सभी शेर इस गजल के बहुत ही जी मकबूल है। जी जी। नाजरीन आदाब, दादा, मैं डॉक्टर रविंद्र शिवदे, नासिक से आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरे जो हम सफर है मूले साहब और कंग साहब, इनको भी मेरा सलाम। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मुझे मौका दिया, इसलिए सुधांशु बड़ी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे नाम जो गजल आई है उसकी ओर मुखातिब होता हूं। वैसे तो ये पूरी गजल हसीन है, लेकिन इसके 2 शेर मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो शेर है, जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। ये 2 शेर जो है, और इसके बाद एक शेर आता है, सब्ज ओ गुल कहां से आते हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। इन 2 शेरों में गालिब साहब ने यूं समझो कि फलसफी के अर्श को छू लिया है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि गालिब सूफी फिलोसॉफी से वाकिफ थे। ये जो सूफी फिलोसॉफी है, ये हमारी वेदांत की फिलोसॉफी से बहुत ही मिलती जुलती है। और गालिब ने अपने बारे में खुद कहा है, ये बसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो न बाद अखार होता। तो गालिब साहब बहुत ही पहुंचे हुए आदमी थे, और इसकी मिसाल इन शेरों में हमें मिलती है
ये जो शेर है, जब के तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। ये वेदांत फिलोसॉफी का एक अहम सवाल है। वेदांत वाले भी ये मानते हैं और सूफी भी मानते हैं कि खुदा के सिवा इस कायनात में कोई भी चीज नहीं है। जो नजर आता है वो सिर्फ खुदा ही खुदा है। और वेदांत में भी कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित। तो खुदा ही अपने ही रूप से इस कायनात बन गया है, समझ लो। उसने खुल्क जो पैदा किया है, जो सारे मखलूक है, जो सारी कायनात है, वो बिल्कुल खुदा का ही रूप है और कुछ नहीं है। ऐसा वेदांत वाले मानते हैं, सूफी फिलोसॉफी वाले भी मानते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत पैदा होती है। खुदा जो है वो माबूद है, वो कय्यूम है, उसमें कोई तब्दीली कभी नहीं होती। तो ये जो दुनिया है जिसे हम देखते हैं, ये तो रंगारंग दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, इतनी सारी वैरायटी इसमें नजर आती है। ये कैसे पैदा हुई? क्या खुदा ने अपना रूप बदल लिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। खुदा तो माबूद है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये बड़ा अहम सवाल है। और फलसफी के जो उस्ताद है, जो आचार्य है, वो इस सवाल के जवाब देने में मसरूफ रहते हैं, शंकराचार्य से लेकर। तो शंकराचार्य ने इसका एक हल दिया कि ये जो नजर आ रहा है ये सब माया जाल है, माया का खेल है, भ्रम है, दिखावा है। जैसा कि आगाज में ही मणि साहब ने कहा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये जो कुछ दिख रहा है वो वाकई वैसा नहीं है, ये भ्रम है। और ये भ्रम है, इस माया जाल में हम लोग फंसे हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं ये सब कुछ सच है, लेकिन वाकई ये सब खुदा ही खुदा है। इसके आगे चलकर दो तीन शेर और कहे हैं गालिब ने, और फिर वो कहते हैं, सब्ज ओ गुल कहां से आते हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। देखिए, ऐसे सवाल जो है वो सिर्फ जीनियस कैटेगरी के लोग ही उठा सकते हैं। हम सब लोग बगीचे में सैर करने जाते हैं, घास को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे जहन में कभी नहीं पैदा होता, ये घास कैसे पैदा हुई, ये घास हरी क्यों है, नीले रंग की क्यों नहीं है। जैसे न्यूटन बगीचे में बैठा था, उसके जहन में सवाल आया, ये सेब जमीन के ऊपर ही क्यों गिरा, ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया। तो जीनियस कैटेगरी के लोग ऐसे सवाल उठाते हैं और उन पर बहस भी करते हैं, और वो बहस ज्यादातर नाकाम रहती है, उसके सवाल सदियों बीत जाती है, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने फरमाया है। लेकिन आलिम जो लोग हैं, जो वली है, वो ऐसे सवाल करते रहते हैं। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, फलसफों की बहस में, फलसफों की बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफों की बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मारफत खालिक की, मारफत खालिक की आलम में बहुत दुश्वार है, मारफत खालिक की आलम में बहुत दुश्वार है। शहर तन में, ये जो तन है वो एक शहर है, शहर तन में जब तक खुद अपना पता मिलता नहीं, मारफत खालिक के आलम में बहुत दुश्वार है, शहर तन में जब के खुद अपना पता मिलता नहीं। तो गालिब और न्यूटन ऐसे सवाल तो करते रहते हैं और उनके सवाल ढूंढते, उनके जवाब ढूंढते भी रहते हैं। हमारे लिए तो बस अब्र छाया है। तो हमें गालिब के और एक शेर से क्लू लेना चाहिए। गालिब छुटी शराब
पर अभी कभी कभी पीता हूँ रोज अब्र शबे माहताब में। बस इसी बात के साथ मेरी तकरीर को मैं अंजाम देता हूँ। शुक्रिया। मैं 1 मिनट के लिए जरा रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। मूले साहब की का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। बहुत बहुत अच्छा शिवड़े साहब। और आप जो हम लोग पहले उनके अशार को लेकर थोड़ा मजा कर रहे थे कि बिना पूरा समझे कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपने जो गजल ली उसमें भी एक आध पकड़ लूं मैं कि किसी को भी अगर कम से कम दूसरा जो इसका मिसरा है या अपनी परेशानी पे भी देखिए तो गहरा मतलब समझे बिना कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है जी। और उससे भी मजेदार, अगर आप कोई काम बहुत मन से चाहते हैं कि हो जाए, उसके लिए परेशान है, लेकिन जिससे कराना है वो उसकी बेरुखी है, वो इंडिफरेंट है, तो आप देखिए कितने मजे से कह सकते हैं कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। या तो फिर हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ये जो चीजें बिना इसके फिलोसफिकल मिस्टिकल मतलब समझे भी जो जी, वैसे गजल का हर एक शेर आजाद रहता है, ये नहीं कि हाँ अगले शेर से उसका कुछ ताल्लुक हो। तो इस शेर में इस गजल में तो फिलसफे के भी शेर है, वैसे रोमांटिक भी शेर है। और देखिए इसमें कितना मजा आएगा कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। जी, तो गालिब ये कहते हैं कि मैं आपका गुलाम होने को तैयार हूं। मेरी कुछ हैसियत ही नहीं, मेरी कुछ अहमियत ही नहीं है, गालिब कुछ भी नहीं है, और मैं आपकी खिदमत में पेश आया हूं, आप मुझे खरीद लो, जैसे माशूक से कहते हैं, और मुझे अपना गुलाम बना के आप रख लो, मुफ्त में मिल रहा हो तो बुरा क्या है, ये सौदा बुरा नहीं है। और कहीं भी आप इसको लगा दें कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे इनका मुकाबला शेक्सपियर से है, और उनसे ज्यादा भी है शायद, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज खूबसूरत बनाते हुए मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है तो कह सकते हैं। जी, तो कंग साहब आपसे मुखातिब होंगे अब, और देखते हैं आप 2 ही पर्ची बची हैं आपकी, कौन सी खुलती है, और ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले। कंग साहब। सुधांशु साहब और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, और आप देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा सलाम। गालिब साहब इतना फलसफा गहरा था उनका, इतना डीप लिखते थे कि सुनने वाला मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकता। तो आज जो गजल है जिसके मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब आदमी के दिल में जुस्तजू, डिजायर जो है वो इतनी उठती हैं कि हर एक पे दम निकलता है, उसकी जान निकलती है कि ये पूरी हो जाए। तो गालिब साहब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मतलब मेरी कई ख्वाहिशें बहुत पूरी हो गई, लेकिन फिर भी बहुत हैं दिल में जो सर उठाए बैठी हैं या सर उठा रही हैं। डरे क्यों मेरा कातिल क्या होगा उसकी गर्दन पर, डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मों तर से उम्र भर यूं दमादम निकले। मतलब मेरा जो खून है वो ऑलरेडी मेरी पेन से, मेरे आंसुओं में निकल रहा है, और मरने
भी निकलता रहेगा। जब मेरी गर्दन काट दी जाएगी मैं तो मेरे टपकता रहेगा आंखों से वो लहू, वो पेन का, टीयर्स के साथ। तो वो बोलते हैं कि मेरा कातिल क्यों डर रहा है मेरे को कत्ल करने से, क्या इसका दाग वो सोचता है उसकी गर्दन पे रहेगा मेरे कत्ल का। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मतलब एक जो पैराडाइज की कहानी है कि आदम को बड़ा उसकी बेइज्जती करके खुल्द से जन्नत से निकाल दिया गया था, बोले उससे भी ज्यादा महसूस हुई मेरी बेइज्जती जब मैं तो तेरे कूचे से बेआबरू होकर निकला। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, आपकी हाइट, उसकी दराज मीन्स उसकी लंबाई या ऊंचाई। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, आप तेरी लंबाई का जो भरम पाल रखा है तुमने वो खुल जाए। अगर इस तुर्रा के पेचो खम निकले। तुर्रा जो पुराने पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान भी बन गया है, और ये पंजाब जो पुराना था सारा एक मिलके, इसमें जो लोग थे जो हाई स्टेटस के थे सोसाइटी में, उनके एक पगड़ी बांधी जाती थी जिसमें एक तुर्रा रखा जाता था 8-10 इंच का, जिसमें बल पड़े रहते थे, वो खड़ा रहता था। आज भी फौज की कुछ टुकड़ियां होती हैं जब मार्च पास्ट करती हैं तो वो पहनती हैं। वो एक शान के लिए, एक अपनी ऊंचाई को बढ़ा के दिखाने के लिए पहना जाता था। तो बोले तुम्हारी जो खुददारी है, तुम्हारी ईगो है, उसका जो आपने बना रखा है कि मैं इतनी मेरी ईगो है, वो सारा खुल जाए भरम। अगर तुम्हारे वो तुर्रे का पेच पेच खुल जाए, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रा पुरपेच का पेचो खम निकले। मगर लिखावे कोई उसको खत तो हमसे लिखावे, मगर लिखावे कोई उसको खत तो हमसे लिखावे। हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। मतलब हम रोज सुबह कान में एक कलम टांग कर मैं घर से निकलता हूँ, जैसी सुबह होती है मैं निकलता हूँ, ताकि किसी ने भी उसको खत लिखाना है तो मुझसे लिखाए। जो मेरे साथ गुजरी है उससे बेहतर उसको कोई नहीं जान सकता। क्या लिखना है वो इबारत मेरे को ज्यादा मालूम है। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, मतलब मेरी जो आज की बुरी हालत है उस पे दाद कोई दे सकता जिससे, तो हमें वो जब तवक्को की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ता तेगे सितम निकले। वो उनकी जो तेग बोलते हैं तलवार को, तो वो गम की तलवार से घायल हमसे भी ज्यादा निकले। तो उनसे हम दाद पाना चाहते थे, तो जब हालत देखी तो हम भी हमारे मन में भी कोई जवाब नहीं रह गया। तो गालिब साहब का अंदाज जो है सर, वो एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़की और बहुत ही गहरा, जिससे मुतासिर हुए बिना उसका जो मुरीद है वो रह नहीं सकता। बहुत। तो कंग साहब, आपने जो ये गजल जिसकी तशरीह की, इसमें भी थोड़ा मजा कर लें। अब आप देखिए, आदमी तो डिजायर और ख्वाहिशों का पुतला है जी। आप कहीं भी बोल दें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बिना इसका गहरा मतलब समझे। या देखिए ये क्या बात है, ये तो आप कहीं पे भी बेइज्जत हो जाए तो मजाक नहीं कह दें, या कहीं कोई आपका काम ना करे, ये मुमकिन नहीं होता के लिए कि उसकी ख्वाहिशें वो खत्म कर सके। जी जी, मैं थोड़ा मजाक वाली बातें कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, बहुत
बेआबरू होकर तेरे कूचे से उससे भी ज्यादा बेइज्जती होकर, बहुत जी, जी। बेआबरू, उससे भी ज्यादा मैं बेआबरू हो गया। जितना उसकी बेइज्जती हुई वो तो कुछ भी नहीं थी। जी जी। और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो ये भी एक पैराडॉक्स पे आप कहीं यूज करें। सब निकले। और जी, अब मेरे वक्त का तकाजा है, मेरे हिस्से में अब आखिरी जो गजल आई है कि नुक्ताची है गमे दिल उसको वाह सुनाए वाह वाह वाह। नुक्ताची है गमे दिल उसको दिल सुनाए न बने, बनाए न क्या बने। बने बात जहां बात बनाए न बने। तो देखिए, नुक्ताची का मतलब निट पिकिंगली क्रिटिकल वाह। कैविलिंग पर्सन। नुक्ताची हर बात में जो नुक्ताची करे, कैविलिंग करे, निट पिक करे। तो पहले मिसरे में गालिब साहब कहते हैं कि जो माशूका है, बिलवेड है, वो बड़ी कैवेलियर निट पिकिंग टाइप की है। तो मेरा जो दर्द है उसके प्यार में, इस पैशन में, वो बड़ा मुश्किल है उसको रिकाउंट करना, क्योंकि कोई भी गुफ्तगू जब उसके साथ होती है तो वो निटपिकिंग करने लगती है और मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। ये तो एक बात हुई। अगले मिसरे में अब मेरे हिसाब से तो बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो अब ये कहते हैं कि क्या बने बात। जी, तो ये फ्रेज देखें हिंदी की, उर्दू की, कि क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। तो बात बनाना एक तो हो गया, बातें करना। एक बात बनना हुआ कि आपका काम हो जाए। तो आप इस दोनों का एक साथ देखिए क्या खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। कि एक पॉसिबिलिटी जो मैं कह रहा था कि इस प्ले ऑफ फ्रेजेस में, कि अब मैं कैसे सक्सीड करूं in spite of all my expressions of agonies in love, because the beloved dismisses all my talk with some observation, objection, interjection as a nitpicker would. और एक बात हो सकती है कि मेरा जो ये नैरेटिव है, interspersed with pretentious and falsehood just to impress the माशूक, वो दे आर डिटेक्टेड और वो माशूका उसको समझ जाती है और मेरे ये सारे अटेम्प्ट जो है नलिफाई हो जाते हैं। ऑल माय आर्टिकुलेट वॉल्यूबल अटेम्प्ट्स आर नलिफाइड। ये भी एक मतलब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है माशूका is only interested in insincere bombast and rhetoric, और एक बनी हुई बातें, आर्टिफिशियली bedecked verbiage। और मेरी जो बात है वो इतनी सिंसियर अटरिंग है कि वो उसको मैच नहीं कर सकती, इसलिए मैं सक्सीड नहीं कर सकता। या फिर अगर हम यूं सोच लें कि नुक्ताची है गमे दिल, वैसे तो था कि नुक्ताची है और गमे दिल आगे सुनाए न बने। और ये हम कहें कि हमारा गमे दिल ही पिनिकल है, वन रिफ्यूजिंग टू ड्रेस अप माय स्टोरी ऑफ ग्रीफ विद एनी फेक रिटोरिक to please the beloved, and therefore I make no headway with her. तो अब ये सारे मतलब पॉसिबल है। जो भी हो, मुझे एक इसी से याद आता है, because I always try to compare at a non-scholarly level, and I'm trying to put up a work which will only be for non-scholars, people like me, जो बहुत खास तौर से जिनकी कोई तरबियत फॉर्मली नहीं हुई है, ना इंग्लिश में ना उर्दू में। शेक्सपियर की एक सोनेट 18 है, उसमें वो, और वैसे तो यूथ के लिए है लेकिन यहाँ माशूका के मतलब से समझ लें कि वो पहले तो शुरू करते हैं कि आपको मैं समर्स डे से क्या कंपेयर करूं, इससे क्या कंपेयर करूं, उससे क्या कंपेयर करूं, सबसे आप अव्वल हो। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पर बाद में क्या कहते हैं, एंड में जो दो लाइन है सोनेट की, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, so long lives this and this gives life to me। मतलब वो माशूका या माशूक की तारीफ करते करते वो अपने कलाम पे आ जाते हैं कि बिकॉज माई इटर्नल वर्स यू विल लिव फॉर एवर, सो लॉन्ग एज देयर आर पीपल ऑन दिस अर्थ, सो लॉन्ग विल दिस पोएम लिव ऑन मेकिंग इमॉर्टल। तो वही कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां। और तो
अब रुखसत लेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि थोड़ी बहुत आज मजाक पे बातें हो गई, 2-3 अशार सुनाते हुए मैं बजाय इस गजल के इजाजत लूंगा, और उम्मीद है नाजरीन आपको पसंद आएगी। ये मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर कर दूं कि इस गजल का जो गहरा मतलब है उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप गजल के इन अशार का मजा लीजिए कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुअय्यन यानी प्री डिटरमिन्ड। तो कोई भी आप मुसीबत अपने ऊपर अगर लादे हुए हैं, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब यहाँ कोई इश्क या सूफीज्म का सवाल नहीं है, तो आप कहिए भाई मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह। इट एक्सप्रेसेस अटर डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी। अगर आपकी जिंदगी में है और आप उसको मजाक में लेना चाहते हैं तो आप कहिए कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अपने बुरे हाल पे हंसी आती थी, और अब तो ये हाल हो गया कि किसी बात पर नहीं आती। एक्सप्रेशन देखिएगा कि जानता हूं सवाब इत्ताअत ज़ुहद, ये बहुत ही फेवरेट शेर है मेरा सर, कि जानता हूं सवाब इत्ताअत ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। सवाब इत्ताअत ज़ुहद यानी ब्लेसिंग एंड ओबीसेंस एंड पाइटी, इसका जो ब्लेसिंग मिलती है आदमी, उसकी बात है। वो मुझे मालूम है कि ये सब करने से ब्लेसिंग मिलेगी, पर तबीयत इधर नहीं आती। अगर आप इसको आज की चमचागिरी पे लगाएं तो देखिए कितना अच्छा बैठता है। और है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। वाह 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 वाह। Can be used so tellingly when one has decided not to speak out. There is a reason for the silence, and it's not as if I cannot speak. वो है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। और आप देखिए इसका मतलब देखिए कहाँ कहाँ ना लगा लें आप इसको, कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। It can be spoken to express that there is total confusion in one's life. तो शिवड़े साहब, कंग साहब, मुझे तो बहुत आनंद आया आज आप लोगों से बात करके, और उम्मीद है हम लोग सर आज का जी उम्मीद है कि हम लोग फिर मिलेंगे, और जरूर 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 गालिब साहब की छत्र छाया में एक दूसरे से बात करेंगे, और इसकी जो मसरत है वो अलग ही है। और नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जल्दी ही अगले मंगलवार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।